नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के आज 106 दिन हो गए। सरकार की तरफ से बातचीत का कोई दरवाजा नहीं खुला। किसान नेता भी अपनी जगह आंदोलनरत हैं, लेकिन अब एक चीज हो रही है, किसान नेता पहली बार बंगाल जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे की तरफ से कहा गया 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को बंगाल में किसान नेताओं का जमावड़ा होगा। और इस बीच 13 तारीख को नंदीग्राम में, जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां किसानों की सभा होने वाली है। क्या मतलब है इसका? क्या किसान नेता बाकी राज्यों में भी जाएंगे? क्योंकि कई किसान नेताओं की तरफ से कहा गया बीजेपी को हराने की अपील की गई और कहा गया किसान बीजेपी को हराने की कोशिश करें। तो क्या मकसद है और अगर संवादहीनता है तो आगे क्या रास्ता है? इस पर कई बार बात की, लेकिन एक बार फिर राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। सबसे पहला टिकैत साहब, हाँ चल सकते हैं, आप चल रहे हैं बंगाल? हाँ, बंगाल जाएंगे जी। तो 13 तारीख को नंदीग्राम में, बंगाल में आप लोगों की सभा है। और नंदीग्राम सभा बहुत मायने इसलिए रखती है क्योंकि वहां से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की टक्कर है। तो क्या करने जा रहे हैं, पहले जरा बताइए। और वहाँ पंचायत करेंगे नंदीगांव में। किसानों को एमएसपी मिल रहा नहीं मिल रहा, इन सब चीजों पे बातचीत होगी वहाँ पे। वहाँ के किसान के क्या हालात है, जो भारत सरकार की योजना है, स्टेट सरकार की योजना है, वहाँ लागू हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये सारी चीजें हैं। तो एमएसपी पे खाली बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे? वहाँ तो अभी चुनाव होना है। वहाँ जाएंगे तो सारी चीजों पे बातचीत हो जाएगी। तो सारी चीजों का थोड़ा खुलासा तो करिए, सब मंच से ही बोलेंगे, कुछ यहाँ पता नहीं, आप जो पूछोगे उसका जवाब दे दूंगा मैं। तो वहाँ चुनाव है नंदीग्राम में, आपको पता है? तो चुनाव वहाँ, भाई चुनाव की बात आओगी तो हम ये तो कहने के नहीं बीजेपी को वोट दियो भाई। तो बात यही आती है कि क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे इसे वोट ना दियो और को किसी को दे लियो, इसने तो इलाज कर दिया पूरे देश का, ये तो कहेंगे। आप ये मंच से, इसका मतलब राकेश टिकैत और जो भी नेता जा रहे हैं 13 मार्च को मंच से कहेंगे बीजेपी को वोट ना दो? नहीं, कोई पूछ जाएगा तो कह देंगे। नहीं, पहले कह चुके हैं आप, वो कह देंगे। हाँ। तो आप ये भी कहेंगे किसको वोट दो? ना ना, ये नहीं कहने। तो फिर बात तो आधी रह गई कि बीजेपी को वोट ना दो तो किसको वोट दो? और दे लियो जिसको, सब अपने आप समझ जा किसको देना। नहीं समझ पाएंगे, बताना पड़ेगा ना कि अरे नहीं, कुछ नहीं बताना पड़ा, इतने होशियार हैं सब लोग। अभी तो आप होशियार लग रहे हैं कि आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बोल। अरे वो ममता बनर्जी केवल लड़ मुख्यमंत्री थी, वहाँ की अकेली महिला उलझम पुलझा हो रही, वहाँ पर उसका चोट चाट लगवा दी गई है। अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती कहीं है तो नहीं कि खाप पंचायत के, ये पता चला कि उन्होंने ये कहा कि हरियाणा की खाप पंचायत की मदद चाहिए मुझे। किसने कहा? वहीं का ही पता चला कि बंगाल से खबर आई कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खाप पंचायत के लोग मदद करें मेरी। तो आप इसका मतलब मदद करने जा रहे हैं ममता बनर्जी को? नहीं, ये तो उन्होंने कहा हम तो पंचायत करने जा रहे हैं। खाप पंचायत अलग चीज है। खाप पंचायत तो ये है कि भाई किसी पर अगर अत्याचार हो रहा है तो ये तो अत्याचार के उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई करेगा तो खाप पंचायत तो उसके साथ में खड़ी होती है। वहाँ से किसी के आए फोन, अगर ये खाप पंचायत की मदद चाह रही, यहाँ तो ममता बनर्जी को उस पर तो घेर लिया चारों तरफ से, उस पर हमले भी हो गए, तो मैं कभी बात करेंगे क्या है। तो आप जो इशारों में बात कर रहे हैं, वो इशारे में खुल के बोलिए। आप ममता बनर्जी के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर हमला हुआ या घायल हुई ये जिक्र भी कर रहे हैं। हम इतने में थोड़ा है कि जहाँ जिस स्टेट में जा रहे हैं, अगर किसी पे हमला हो जाए वहाँ पे तो बात तो करनी पड़ेगी ना उसकी। अब हम ये तो है नहीं कि यहाँ पे 250 लोग शहीद हो जाएंगे और भारत सरकार बोलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उसकी स्टेट में जा रहे हैं हम वहाँ पे और उस पर हमला हो जाए, एक अकेली महिला वह लड़ रही तो, और वहाँ से भी आया कि खाप पंचायतों की मदद चाह रही उसको, हम कभी बात करेंगे। तो आप तो खाप पंचायत की तरफ से भी जा रहे हैं? हाँ, खाप पंचायत की तरफ से भी जाएंगे। खाप पंचायत के अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है, खास करके महिला पे, तो भाई उसकी मदद करनी चाहिए। तो आप यहाँ वहाँ मंच से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के मदद का भी ऐलान करेंगे?
अगर उस पर कोई हमला होता है, ये होता है, तो उसे कहेंगे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। खाली सुरक्षा की या जो वोट होना है उसमें भी कुछ? वोट क्या है, इनकी क्या हरियाणा वालों की या खाप पंचायत की क्या वोट है वहाँ पे? नहीं, किसान सभा करने चुकी जा रहे हैं आप नंदीग्राम, हाँ। तो ये पता है कि वो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है और वहां जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं टिकैत साहब, एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि देश में सबसे अधिक एमएसपी की चिंता आपको नंदीग्राम को की लग गई और 294 सीटों पर चुनाव है बंगाल में, आप नंदीग्राम जा रहे हैं, तो कोई मतलब है? जरा खुल के बोलिए, पर्दादारी क्या है? नहीं, नंदीगांव में तो पहले भी लड़ाई लड़ी, वहाँ का तो क्रांतिकारी आदमी है। वहाँ पे तो एक वो मारुति कंपनी का कोई वो लग रहा था, और वो जमीन भी है, वो भी देखेंगे, और पूरी बंजर जमीन पड़ी आज भी। क्रांति की जमीन है, वहीं से ममता बनर्जी क्रांति की जा रहे, क्रांति की जमीन है वो, तो जाएंगे उस क्रांति की जमीन पे भाई, जरूर जाना चाहिए हम। अच्छा, क्यों चुना नंदीग्राम आपने? नहीं, हम क्यों ना चुने नंदीगांव, उन्हें बताओ भाई, क्यों ना चुने नंदीगांव? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 294 में से नंदीग्राम क्यों चुना? नहीं, एक बात तो बताओ, होली पे आप उसके जन्माष्टमी के गीत गा लो, कोई सुनेगा? और आप जन्माष्टमी पर उस पर आप होली गा लो तो कोई सुनेगा? अब नंदीगांव आंदोलन का स्थल है, हम बंगाल में जा रहे हैं, तो नंदीगांव से तो शुरुआत करेंगे ना। वहाँ धान का वो है, वहाँ उसका फिशरीज का मामला है, वहाँ के जो मछुआरे हैं वे बर्बाद हो गए, बड़े बड़े जहाज आ गए बाहर से मछली पकड़ने, अपने वाले को तो नाव लग रहे तोड़ने। अब आप चूंकि बंगाल की आपने बात की और आपने कहा एमएसपी का भी वहाँ क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा पता करेंगे, तो आपको एक आंकड़ा देता हूँ। ये आंकड़ा है कि बंगाल देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, देश में सबसे अधिक, और 2014-15 से 2019-20 के बीच 5 सालों के अगर आंकड़े को देखें तो औसतन बंगाल ने 155 लाख टन धान का उत्पादन किया सालाना 5 सालों के दौरान, और जिसमें से सिर्फ 18 लाख टन सालाना यानी 12% फसल एमएसपी पर धान की खरीदी गई, सिर्फ 12%, और बाकी जो 88% है वो बाजार में बिकी। लूटी बाजार में थोड़ा बिकती है, लूट होती है उसकी तो, और ये लड़ाई उसी की तो है, ये 88% की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। हाँ। तो अच्छा, वहां से जो नंदीग्राम में है उसके बाद और बंगाल में क्या प्रोग्राम है आपका? और भी जाएंगे, एक कलकत्ता में रहेगी एक फिर मीटिंग, वहाँ पर रहेगी, वहाँ से फिर अपना मध्य प्रदेश आ जाएंगे, फिर रीवा में एक मीटिंग है 14 की, फिर 15 की जबलपुर में है, वहाँ कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और भी जगह जा रहे हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, पुडुचेरी है, और नहीं, वहाँ तो जड़ है ही नहीं इनकी कहीं, वहाँ तो निमट का केस, किनकी जड़? पता नहीं वहाँ क्या है, वहाँ मीटिंग लगी थी रे। तो आप किसकी जड़ में मट्ठा डालने जा रहे हैं? मट्ठा बहुत पीते हैं खाप के लोग, और जाट और पश्चिमी यूपी सब। जाट तो यहाँ है ही नहीं, कौन जाट है? नहीं, मतलब मट्ठा का बहुत इस्तेमाल होता है जड़ में, समझते हैं मुहावरा ना, जड़ में मट्ठा डालना। हाँ, जहाँ पे वो डाल दो तो घास भी खत्म हो जाए उनकी, तो ये किसान उसे ही तो पीवे। लेकिन ये बताइए, इतनी बड़ी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई बंगाल में, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ ममता बनाम मोदी है, उतनी बड़ी लड़ाई में मोदी को महामानव की तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी, उसमें अगर आप एक सभा कर भी लेते हैं नंदीग्राम में, कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई पदयात्रा कर लें, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? ना, हम क्या कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा कुछ, हम तो सरकार को भी तो ढूंढ लेंगे। यहाँ पता चला सरकार सारी वहीं जा ली, तो मैं कहा सरकार को वहां से जाओ पकड़ गए। बातचीत तो सरकार से करनी पड़ेगी, हम पिछले 1.5 महीने से यहाँ हैं, सरकार का पता ही नहीं चल रहा सरकार गई कहाँ, तो पता चला कि बंगाल जा रही, तो मैं कहा बंगाल ही चलो। ये व्यंग के लिए ठीक है, लेकिन क्या ये प्रतीकात्मक है विरोध की? प्रतीक के तौर पर किसान नेताओं ने तय किया कि जहां जहां चुनावी मैदान है वहां जाओ, कोई एक जगह तय करो और उसके बाद अपनी बात किसानों के जरिए किसान आंदोलन की बात करो। हाँ, तो कहेंगे ना, तो बात तो कहनी पड़ेगी ना, अपनी बात तो कहेंगे ना वहाँ पर जाके। अब ये बताइए कि जैसे यूपी है, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, चूंकि आप एमएसपी की बात करते हैं, और यूपी है, यूपी के भी आंकड़े जैसे बंगाल के मैंने बताए, यूपी की भी अगर बात करेंगे तो यूपी में भी धान का 138 लाख टन उत्पादन हुआ उसी 5 साल 14-15 के बीच सालाना, जिसमें सिर्फ 20% एमएसपी पर खरीद हुई। गेहूं की बात करेंगे 292 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसमें 27 लाख टन यानी 9% एमएसपी पर खरीद हुई। यूपी के आप हैं, हम सब अभी यूपी में है, गाजीपुर बॉर्डर है दोस्तों, बता दें, और पीछे मंच है जहां भाषण चल रहा है, और यहाँ लंबी कतार है, बहुत सारे लोगों को लगता है गाजीपुर खाली हो गया, किसान चले गए, तो ये तस्वीरें गवाह हैं। और ये नेशनल चैनल पर, राष्ट्रीय मीडिया पर आपको ऐसा ही लगेगा कि हर बॉर्डर खाली हो
हो गया, लेकिन लगातार जब तस्वीरें आप देखेंगे तो लगेगा हकीकत कुछ और है। तो यूपी में भी एमएसपी का वही हाल है। तो इस आंदोलन की जड़ें जैसे पश्चिमी यूपी में है, वैसे पूर्वी यूपी में, सेंट्रल यूपी में, बाकी जगह उस तरह से क्यों नहीं फैल रहा? फैल रहा। कल गए थे वहाँ पे, बलिया गए थे, बलिया गए थे, तो वहाँ पे बता का है, उनकी समझ में आ गया। बलिया से समझ में आ गया, बलिया से बिहार और पूरा वो कवर होगा और पंचायतें होती रहेंगी, तो ये आ जाएगा, एमएसपी पर खरीद हो जाएगी शुरू। सबसे बड़ी लड़ाई तो टिकैत साहब एमएसपी की है ना। इतने सालों से किसान एमएसपी के लिए तरस रहे हैं, तो आप लोग अगर एमएसपी के मुद्दे पर ही इस आंदोलन को ज्यादा गांव-गांव में फैलाएंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। हाँ, नहीं सारे पे ही फैलाएंगे हम। अब खाड़ा जुड़ रहा है, गांव में कहावत है, जब हड़ाई भर ली तो फिर बीच में अगर क्यार पूरा जूत गया तो एक आध हड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। वो तो भरा क्या पांठ वारी सवेर लोग कुछ जोत के ही हटा किसान अधिकाल में नहीं जाने का। मगर हरियाणा में झटका लग गया। हरियाणा में जो लग रहा था कि दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय में 5 सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि किसान नेताओं के दबाव में, किसान आंदोलन के दबाव में, जो आप लोग लगातार अपील कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला के विधायकों पर दबाव था, उससे हो सकता है कुछ डगमग हो, टसमस हो, लेकिन सरकार तो बच गई। 55 सरकार तो बच जान दो, विचारधारा तो सब उनके खिलाफ चली गई ना, बच जान दो। तो आप खाप की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला के सारे विधायकों ने, हालांकि एक विधायक का बयान आपने देखा होगा कि गांव जाएंगे तो हमको अंडरगारमेंट भी लोहे की पहननी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जाएंगे अपनी जगह 2 साल में चल जाओ, 3 साल में चल जाओ, जाएंगे तो। लेकिन सरकार को समर्थन दे दिया सबने और दे लेने दो, तो क्यों लगा उसका असर नहीं हुआ? अरे अपने मुख्यमंत्री वहां सभा करो ना, जाके गांव गांव सभा करो। पूरे देश में इनका खट्टर बनना है, पूरे देश भर में। कैसे? अरे कैसे क्या, सभा कर लो पता चल जाएगा। इन पे सभा करवाओ ना मुख्यमंत्री को, वहाँ पे अपने, वहाँ कहाँ? अपने ही वहाँ पे हरियाणा में। ये बताइए, ठीक है वो हरियाणा में अब जिस ढंग से लग रहा था कि जो दबाव था, किसान नेता बार बार कह रहे थे कि गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, बहुत कुछ विधायकों का भी ऐसा कहना था, लेकिन चलिए वो सरकार अंत में जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो आखिरकार सरकार बच गई, सरकार के साथ ही चौटाला के लोग गए। तो चौटाला तक आपके दबाव में क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमारे दबाव, देवीलाल के परिवार, हमारे पे कोई ईडी है, हमारे पे कोई एजेंसी है, हमारे पे क्या है हमारे पे? तो जिनके पास ईडी है, एजेंसी है, उनके दबाव में आप लोग आ जाइए। उन्हीं के तो आप लोग तो नहीं आ रहे ना। पत्रकार जरूर आवेंगे इनके। जिस दिन पत्रकारों के 100 दिन हो जाएंगे जो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, इन्हें 100 दिन तक तो माफ करेंगे इनको। 100 दिन माफ होने के बाद में इनके जो जो कुछ मीडिया हाउस हैं जो पूरा प्रचार चला रहे, 100 दिन तक तो वे चलावे। 100 दिन के बाद में नहीं चलाएगा कोई सा भी। ताले लगेंगे इन पे, बेल्टिंग होंगे इन पे, जो खिलाफ चला रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 गलती तो माफ होगी, गाड़ी 100 तो तम दो, लेकिन जिस दिन 100 पूरे हो जाएंगे, 100 होते रहेंगे, अपने नहीं शटर बंद होते रहेंगे। देखते हैं वो क्या होगा। वो इस देश में ऐसा दौर भी है टिकैत साहब जब लोगों के भीतर नफरत की जहर इतनी भर दी गई है, इतना हिंदू मुसलमान कर दिया गया है कि लोग बहुत आसानी से उस नैरेटिव के बाहर आने को के लिए वक्त लगेगा इस देश को, जहां जिस रास्ते पर इस देश को ले जाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। हम सब लोग लगातार उसको देख रहे हैं। बंगाल में भी हिंदू मुसलमान खोजा जा रहा है, किसान में खालिस्तान और पाकिस्तान खोजा गया। अब आते हैं फिर से वहीं पे टिकैत साहब, अब ये किसान आंदोलन क्या राजनीति की तरफ जा रहा है कि आप इशारों में सही ममता बनर्जी के साथ वहां दिखेंगे नंदीग्राम में, आप कहीं किसी और राज्य में बीजेपी के खिलाफ दिखेंगे तो जाहिर है किसी के साथ दिखेंगे। तो क्या ये लड़ाई किसानों की सरकार से संवादहीनता या दरवाजा न खुलने की वजह से अब ये राजनीतिक दरवाजा तलाश रही है या राजनीति के रास्ते पर जा रही है? राजनीति कहाँ कर रहे हैं हम? वहाँ क्या ममता बनर्जी का कोई आदमी आएगा? पॉलिटिकल आदमी तो आता ही नहीं हमारे मंच में। देखिए, खाने के लिए अगर 2 विकल्प है किसी को, बहुत आदमी भूखा है, एक रोटी और एक चावल। आप कहने रोटी तो बिल्कुल मत खाइयो और उसके बाद चावल छोड़ के आप चले जाइए, तो अगला क्या करेगा? मतलब कहने का मतलब आप समझ गए। हाँ। तो जब आप वहां कहेंगे बीजेपी को बिल्कुल मत वोट देना, और मुकाबला नंदीग्राम में बीजेपी और ममता बनर्जी का, हमें क्या पता किस किस का? वहाँ तो कई पार्टियां है ना, जनता अपने आप वो कर लेगी जिसको देना होगा।
हम नहीं कहते किसी को कि इसको दो, हम ये कहेंगे कि इसको मत दो। अच्छा, अब आखिरी सवाल वापस कि अब तो ये चुनाव 2 मई तक चुनाव के नतीजे आने हैं। हालांकि आखिरी के बाद फिर एक दो आखिरी कर सकता हूं मैं, मेरी थोड़ी आदत है, वो बिल्डअप है। 2 मई को चुनाव के नतीजे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये सरकार 2 मई तक आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। अगर बंगाल में सरकार जीत गई, मतलब बीजेपी जीत गई, तो किसान आंदोलन को दबाने, गिराने, कुचलने की या यहाँ से हटाने की कोशिशें हो सकती है, क्योंकि एक लोकप्रियता और उस जीत के जश्न में होगा। और अगर हार गई तब स्थितियां बदल सकती है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो ये पता है कि नवंबर में जाकर बातचीत हमारी होगी इनसे, नवंबर दिसंबर में बातचीत होगी इनसे। तो अभी से 8 महीने 8 महीने। और नवंबर दिसंबर में अगर बातचीत नहीं हुई तो एक और बात है, 2021 में चुनाव है यूपी में। तो जैसे आप नंदीग्राम जा रहे हैं, तो नंदीग्राम तो यहाँ से दूर है, 1600 किलोमीटर है दिल्ली से, जहाँ से अभी हम 1650 किलोमीटर दरअसल। लेकिन यूपी तो यहीं से शुरू है, पीछे से 100 मीटर से यूपी शुरू है। तो यहाँ यूपी में क्या यही भूमिका होगी राकेश टिकैत की, किसान नेताओं की? 403 सीट पर घूमेंगे? और कहाँ जाएंगे हम? तो घूमेंगे ना, सारी जगह घूमेंगे। तो यहाँ देखकर बोलिए कि इसका मतलब 403 सीट यूपी में अगर हम तो सभाएं करेंगे ना, सीटों से क्या मतलब? हम कोई तो बात नहीं, सभा यूपी करेंगे, यूपी में सभाएं करेंगे, सब जगह करेंगे ना सभाएं। तो सब जगह में अगले साल चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, जो बड़े हम तो मीटिंगें करेंगे ना, सब जगह पंचायत करेंगे। उनको लाभ हो रहा नहीं हो रहा, किसान को, मजदूर को गैस का सिलेंडर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, नौकरियां बची गई, खाते में पैसा आया नहीं आया, तो सारी चीज़ें हैं। तो ये तो जाना पड़ेगा ना हमको। तो इसमें और मुद्दे जुड़ेंगे जो किसानों के मुद्दे मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, एमएसपी का सवाल है, दूसरा और सवाल है, बहुत सवाल आएंगे, नौकरी का है। इतने तो 22 लोग को तो ये रेलवे भी नई लाइन वो चल रही है ना अभी रेल भी तो बिक रही, अब उसकी भी नई रेल चल जाएगी, उनके कर्मचारी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, टाली कौन पर ठंड देगा अब? तो ये सारे मुद्दे जब उठाएंगे तो ये एक राजनीतिक विकल्प जैसी स्थिति हो गई ना, क्योंकि ये राजनीतिक दल का फिर काम है। अभी आपका लिमिटेड दायरा है कि किसान से जुड़े, किसानी से जुड़े सवाल, लेकिन आप सारे सवाल उठाएंगे तो एक राजनीति शुरू होगी, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसी चीज। ना ना, हमें राजनीति तो बहुत दूर रहना, राजनीति तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो बगल ही रहना, इससे तो बगल रहना चाहिए आदमी। चलिए, शुक्रिया टिकैत साहब। ये थे राकेश टिकैत। कई बार मैंने बात की, हालांकि बहुत बात इशारों में करते हैं, बहुत तंज में कहते हैं, लेकिन इनको सुनने वाले, इनके वीडियो को बार बार देखने वाले सारी बात समझ जाते हैं कि ये कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, समझ जाते हैं ना। और आपकी मुस्कुराहट बाकी चीज कह देती है। एक बात और हुई कि आंदोलन जब शुरू हुई तो 40 जत्थेबंदियां थी, पंजाब के नेता थे, लेकिन इस आंदोलन में बीते 3.5 महीनों में, और खास तौर से बीते 1.5 महीनों में, राकेश टिकैत एक बड़े कद के तौर पर, एक बड़ी छवि के तौर पर उभरे हैं। आपको भी ऐसा महसूस तो हो रहा होगा, क्योंकि आपकी रैलियां अगर श्योपुर में हो रही है, नंदीग्राम में हो रही है, हरियाणा से लेकर पंजाब से महाराष्ट्र में हो रही है, और आगे आप रीवा जा रहे हैं, तो लग तो रहा होगा कि बात कुछ राष्ट्रीय फलक पर आपका विस्तार हो रहा है। ना ना, हम तो नहीं मान रहे, हम तो अपने गेहूं बेच रहे हैं, नई मंडी खुल गई पार्लियामेंट पे भाई प्रधानमंत्री ने तो कहा कि अपना आप कहीं पे भी जहां बढ़िया भाव मिलो वो बेच सकते हो, अपना किसान लेकर जाए वहां पे मंडी, भीतर व्यापारी बैठा उनका वही रेट तय करता है, बाहर उसका बिकेगा, मंडी उसी रेट पे खरीद होगी, एमएसपी पे खरीद होगी, ये पक्की गारंटी है। ये आपने पहले भी मेरे इंटरव्यू में कहा, लेकिन आप जानते हैं ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट के पास किसान कौन मना करेगा? तो फिर तो ऐसे ही 3000 ट्रैक्टर लेके उस पर गेहूं चावल लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो अकेला आदमी तो लेकर जाएगा ना भैया, तो ट्रैक्टर अवैध हो देश में, या गेहूं अवैध हो, या पार्लियामेंट पे मंडी ना हो। पार्लियामेंट मंडी है? क्यों नहीं है? जब अपनी मंडी बंद कर दी और कहीं पे भी बेच लो, हमको तो भाव पार्लियामेंट के वहाँ मिलेगा, बाहर वहाँ दुकान अलाट कर दी ना, एक दिन जाके वहाँ वो कली से वो डालना है, वहाँ पे अलाट करेंगे, वहीं बाहर जो फुहारा लग रहा है उसके चारों तरफ को लग जाएंगे। साप्ताहिक बाजार भी तो लगते हैं देश में, तो पार्लियामेंट के बाहर लगेगा। चलिए, फिर तंज में बोल रहे हैं, जानते तंज में नहीं, 2002 में नहीं लगाए थे ताले, वहाँ पे फसलें जड़ाई नहीं थी। अब क्या फसलें जड़ाएंगे नहीं बेचेंगे? जिसको भी खरीदनी हो एमएसपी पे ये रेट है, और बिल्कुल प्योर चीज मिलेगी, वहाँ मिलेगी पार्लियामेंट के बाहर। आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं है ना, यहाँ जहाँ आप हैं यहाँ तो कील ठोक दी गई थी, यहाँ से 50 मीटर कहाँ जाना दिल्ली में बताओ? नहीं, ट्रैक्टर लेकर
ट्रैक्टर पर अनाज ला अनाज तो जाना है, वो ट्रैक्टर में जाओ, वो कार में जाओ, वो कहीं में भी जाओ, अनाज जाएगा। अच्छा चलिए, उस दिन का हम इंतजार करेंगे, कैसे जाएगा क्या जाएगा। बता देंगे आपको सबको, पहले बताकर जिस दिन जाएंगे बता कर जाएंगे। अब आखिरी कि ये जो भारत बंद का ऐलान फिर किया है अभी 26 मार्च को किसान मोर्चे ने, जिसमें कहा रेलवे भी बंद करो, बाकी चीज भी बंद करो, दुकानें भी बंद करो, इस तरह के बंद से लगता है फिर कोई खतरा वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ? और जब बंद हो जाएगा, जब कोई चलेगा ही नहीं, तो खतरा कहीं का होगा। लेकिन इतना बंद किसानों की अपील पर पहले भी इतना जबरदस्त असर नहीं हुआ कि कुछ नहीं चला। बीजेपी तो कहती है फ्लॉप हुआ, कुछ इलाके में दिखा। अच्छा, तो आपका हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा, आपका ट्रक वाले भी साथ में होंगे, सबसे कहेंगे कि भाई आप मदद करो, अपील करेंगे सबसे हम। और आपके लोग कहीं वैसे बेकाबू हुए जैसे पहले आरोप लगा? तो नहीं होते, हमारे लोग बेकाबू नहीं होते इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। ये थे राकेश टिकैत। और उसके बाद किसान नेता अब जाने की तैयारी कर रहे हैं बंगाल में, चूंकि चुनाव है, नंदीग्राम जिसका जिक्र किया, और पीछे मंच है, और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक आगे पीछे किसानों की कतार है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।